बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और इसार राना यूट्यूब स्पेशल चैनल मैंने मुसलसल मेरे मुंह से इसार राना यूट्यूब ऑफिशियल चैनल निकलता है, वो तो हैक हो गया। खैर, अल्लाह उन्हें खुश रखे जिन्होंने ये सारा कुछ किया और जो लोगों के रिस्क के ऊपर सांप बन के बैठते हैं, और वो अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे। मेरी आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरी असल स्ट्रेंथ है पाकिस्तानियों के साथ, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसार राना स्पेशल को, और कोशिश कीजिए कि दोस्तों में भी शेयर करें। आपके कमेंट्स जो है वो मेरा असल ताकत है। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि एक छोटा सा वाक़या हुआ था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का। तब जनरल मुशर्रफ पूरी ताकत से थे, सदर भी थे, फ़ौज की कमांड भी उनके हाथ में थी, बड़ा कंट्रोल था। फिर एक शख्स के पीछे पाकिस्तान पूरा खड़ा होता चला गया, और फिर आपको पता है क्या हुआ। मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में, वो कोई इतने खुशकुन नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपने किए हुए फैसलों और खोदे हुए गढ़ों में खुद गिरती जा रही है। ये मैं अभी आपसे करता हूँ, लेकिन मैंने अभी आपसे एक दिलचस्प चीज़ भी शेयर करनी है कि एक बहुत बड़े जज साहब और एक बहुत बड़े जज साहब की सालगिरह पे उन्होंने कहा जी चलो केक कटिए, तो उन्होंने क्या कहा, बड़ा दिलचस्प है। मैं उस पर अभी अब बात करूँगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला साहब के इस्तीफ़ों के बाद और एक सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो ऐसी है कि जुडिशरी और ख़ास करके वकला के अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि उनके साथ हाथ हो गया, और बार कौंसल्स और ये वो सब, चाहे कुछ भी हुआ, जैसे भी मैनेज हुई, लेकिन जो अब वकील है, जो कानून का कस्टोडियन है, उसके फीलिंग्स कुछ और है। अब ये क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, आप देखिएगा कि ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एहतिजाज जो है इकट्ठा होने जा रहा है। एक तरफ ये भी हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो आइन की पासदारी के लिए और अदलिया के वक़ार के लिए बाहर निकले, जस्टिस अतर मिनल्ला उनके साथ। और जस्टिस अतर मिनल्ला, आपको मैं बताता चलूं कि जो पहले माजी में चली थी तहरीक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का बहुत बड़ा किरदार था बतौर वकील। मैंने किताब लिखी थी 4 माह 11 दिन, तो उसमें मैंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया था। और अब उनके जो इस्तीफ़े के सिर्फ एक जुमला सुन लें, उनके जब आइन ही नहीं रहा तो मैं किस आइन के तहत अपने आप को जज समझूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। दोनों की गैरत को खैर मेरा सलाम पहुँचे। आप सुने, मैं इस पे नहीं जा रहा, ज़रा सुने। यहाँ से अगर जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मिनल्ला सिर्फ किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिर्फ ये नाम लेके निकले कि हम अदलिया के वक़ार के लिए बाहर निकल रहे हैं। दूसरी जानिब आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, उनका इजलास हुआ और उन्होंने भी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इसमें महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, असद कैसर और बहुत सारे लोग थे। यहाँ से एक पॉलिटिकल जो है तहरीक तैयार हो गई है। यहाँ से वकला की तहरीक, मेरी इतलात ये है कि वकला एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, वकला की तहरीक। और यहाँ से ये तहरीक फिर KPK से जो CM सुहेल आफरीदी हैं, वो पूरी तरह तैयार हैं कि वो KPK से इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे जब ज़रूरत महसूस हुई, जब उन्हें इंडिकेशन मिला। लेकिन मेरी इतलात यह कि वहाँ पे भी तैयारी मुकम्मल है। अब यहाँ से समझें, एक तरफ से वकला, एक तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, एक तरफ से जो है KPK के अंदर से PTI जो है वो भरपूर ताकत के साथ निकले। और मुझे इतलात ये भी है कि TTP इस मरहले पे खामोशी से इस तहरीक का हिस्सा बनेगी। और वो दोनों बरादरान जो हैं, उनकी जानिब से उनसे किसी का राब्ता नहीं है, वो सेफ हाउसेज में हैं। लेकिन इतलात यही है कि जो लोगों के अंदर रेजेंटमेंट और नफरत है TTP के लोगों की, वो कन्वर्ट होकर इनके साथ शामिल हो गया। अब ये 3 फैक्टर्स जो हैं आपस में मिल गए हैं, और ये जब 3 फैक्टर, इधर से वकला, इधर से तहरीक तहफ़्फ़ुज़, उधर से PTI, फिर इधर से TTP, ये निकलेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। उन्होंने 27वीं तरमीम के खिलाफ वोट दिया है।
और वो गुस्से में बाहर चले गए। अब मौलाना फजलुर रहमान से जो राब्ते पीटीआई कर रही है और उन्हें इस बात पे लाया जा रहा है कि मौलाना साहब माई मेरे रोंद ना मारी मैं दाल आया जिंद जानदा, ये ना कि तुसी मैनू सरजी दिखा के खब्बी करा दो। मौलाना से इस तरह की कोई गुफ्तगू हो रही है जिसमें यह तय हो रहा है कि मौलाना साहब अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो पूरी तरह खड़े होंगे, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। आंदा का लाहे मल और इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। मौलाना साहब और पीटीआई के दरमियान अगर कोई रुकावट थी तो वो गड्ढापुर थे। गड्ढापुर जो है वो सिंगापुर हो चुके हैं, वो एक साइड पे हो गए। सो सीन इज़ वेरी मच क्लियर कि आने वाले दिनों के अंदर आप एक बहुत बड़ा एहतिजाज जो है वो देखेंगे। और यह हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है, यही वजह है कि वो जल्द अज जल्द अपनी मर्ज़ी के कानून साजी करना चाहते हैं ताकि हालात पे काबू पाया जा सके। लेकिन अदालतों के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए तो कभी हुकूमतें लंबा अरसा नहीं चलती। हालांकि अगर आप एक बात समझें, आपने जो पुराने हमारे दोस्त हैं उन्होंने समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का तारीखी दौर देखा होगा। जो नौजवान नस्ल है उन्हें नहीं पता कि सलीमुल्लाह इनसाइड लेफ़्ट खेलते थे, इनसाइड राइट खेलते थे मेरे ख्याल है, और कलीमुल्लाह जो थे वो इनसाइड लेफ़्ट खेलते थे। और दोनों भाइयों के दरमियान जो गेंद का पास होता था समीउल्लाह कलीमुल्लाह नूं देंदा सी, कलीमुल्लाह समीउल्लाह नूं, ते गोल विच पहुँच के ते हसन सरदार गोल कर देंदा सी। तो अब अदालतें क्या कर रही हैं? पहले अदालतों ने इस हकूमत को एक कवर दिया और मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की थी, जो जस्टिस मंसूर साहब की क़यादत में सरप्राई में सुप्रीम कोर्ट के मुकलक जजेस के फुल बेंच ने ये कहा था कि ये नशिस्तें पीटीआई की हैं। उन्होंने क्या किया, कलीमुल्लाह ने क्या किया कि वो ख़त्म करके वो गेंद हुकूमत के को दे दी। हुकूमत ने उसको लेके 2/3 अक्सरियत के नाम पे अदालतों में अमेंडमेंट की और जस्टिस अमीनुद्दीन आयनी सरबराह बन गए या अफरीदी फला सरबराह बन गए और उन्होंने वो गेंद वापस इख्तियार की उन दोनों को दे दी, यानी सलीमुल्लाह तो कमीमुल्लाह कर। लेकिन गोल इस बार जड़ा होर ही करेगा कोई गोल है ना, जो किसी ने नहीं करना गोल, और जड़ा कैदी नंबर 804 है वो ही करेगा। वो सब कुछ देख रहा है कि जब डी के करीब पहुंचेंगे तो वो गेंद छीन के गोल खुद कर देना उसने, और इस बात का इन्हें खतरा है। कहते हैं कि जी हमारे एक बड़े सीनियर मोस्ट जज है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक जज साहब की सालगिरह थी तो उन्हें कहा कि जी मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। उन्होंने कहा जी थैंक यू जी, बड़ी मैं कहते जी उनके वास्ते रहो जी, भला जवानियाँ मानो, तो क्यों ना केक काट लीए। तो उन जज साहब ने बड़े गुस्से से कहा कि बड़े अफसोस की बात है, वैसे पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, लोगों हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और आप केक काटने का में लगे हुए। बड़ा पैड़ा किया उन्होंने, नाम वाम से तो है मैं नहीं ले रहा, लेकिन जो इतला है वो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूं। अब तीसरी बात आ जाए जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी पंजाब की मलका आलिया का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है, क्या कर रही हैं। आखिरी इतला ये थी कि वो ब्राज़ील गई थी और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब ये ब्राज़ील की जो कॉन्फ्रेंस है सर, ये मैं आपको बताऊं, कोप जो कॉन्फ्रेंस होती है ये तो हर साल होती है, और इतलात ये है कि इसमें जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो जाते हैं, जाके करते हैं। मरियम साहिबा अचानक उठी और वो चली गई, लेकिन उसके बाद क्या आपने कोई वीडियो देखी है, कोई एक तकरीब देखी है, कोई कॉन्फ्रेंस देखी है, वहाँ गुफ्तगू खिताब ये वो कोई देखा है? वो चक्कर कहाँ है, क्या है? मरियम साहिबा अचानक गायब क्यों हो गई हैं? ये एक बहुत बड़ी उसको जन्म दे रहा है। इतलात ये है कि मियाँ साहब भी जल्द पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि जो सियासी जंग है उससे ज़िंदगियों के ख़ात्मे पे नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी ज़िंदगियों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स बहरहाल हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, पंजाब के अहम लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि वो अचानक गायब हो गए। मरियम साहिबा कॉन्फ्रेंस के नाम पे गई थी। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, कोई कुछ कहता है मैं उसे बाई नहीं करता, मैं उनके साथ नहीं खड़ा, जिस चीज़ का मेरे पास सबूत नहीं मैं नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग उनके इलाज मुआवजे की बात कर रहे हैं कौन के हवाले से। मैं किसी एक ऐसी चीज़ का भी वो नहीं करूँगा जिसका मेरे पास सबूत नहीं है। अफवाह लोग जिन्हें मुँह होनियाँ गल्लां निकल आंदियां ने ते गल्लां ही चो गल निकल आंदी है, लेकिन मैं नहीं समझता
कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जिसका मेरे पास ठोक पक्का सबूत ना हो। लिहाजा ये कि उनकी सेहत के हवाले से जो कुछ भी चल रहा है, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो कुछ चल रहा है, मैं उसके मुतालिक कुछ कहना नहीं चाहता। आखिर में आखिरी बात सुन लें, खबर है जी रेलवे को आउटसोर्स किया जाएगा। आपने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर दिया और हमारे इसाक डार साहब को, और को जो जेल में बैठा हुआ कैदी है दरवेश, वो अक्सर कहता होता था कि तुम पढ़े लिखे नहीं, दूसरे सीखने को तैयार नहीं। इसाक डार साहब ने कहा था कि हमने आउटसोर्स नहीं किए हैं क्या कहते हैं एयरपोर्ट, हमने वो एयरपोर्ट मुख्तलिफ कंपनीज को फ्रेंचाइज कर दिए, दे दिए। उन्होंने नहीं पता भाई होर की तुम देता उन्होंने हवाले करता है अपना एयरपोर्ट सारे। अब ये कि जी रेलवे को भी आउटसोर्स किया जा रहा है, यानी कहीं अच्छे, मेरा ख्याल है कोई गरीब जो है वो जल्द अमीर से अमीर तरीन और अमीर तरीन से अमीर तरीन जहांगीर तरीन होने जा रहा है। लतीफ़ा ये कि जो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों के साथ ठेकेदारी निज़ाम रेलवे का किया, उसमें बड़ी एक दिलचस्प अन्ना वनडे रेवड़ियाँ अपने अपने होंगे। क्या कहे उन्होंने कहा जी अगर ट्रेन लेट होती है तो जो लेट होने का डैमेज है वो रेलवे ठेकेदार को अदा करेगी, यानी उस रेल के जो भी जिसके साथ भी उनका प्राइवेट पार्टनर है उसके साथ। ट्रेन ना तुम 5-5, 6-6 घंटे लेट कर देते हो। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर एक ट्रेन एवरेज 5 घंटे लेट हो रही है और हर रोज़ को 100 ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो कितने हज़ार घंटे के पैसे आप उन लोगों को दे रहे, ठीक है ना। यानी कि मौजा लगी है ने, ठीक है, हुण मौजे ही मौजे 4 चुफेरे ते जनाब खुले खाओ ते खुले ही खाओ बस, ठीक है ना। तो मैं आप अंदाज़ा करें कि कैसे हमने अपने कौमी ख़जाने को बांटने का, अद्धों की तरह तकसीम करने का किया हुआ है। और एक और चीज़ आखिरी जाते जाते कि ये जो रेलवे का ठेकेदारी निज़ाम है, आपको पता है किसके पास है? आप ज़रा खंगालें टटोलें तो आपको पता चलेगा कि वोट सेनेटर जिसने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट दिया है वो सबसे बड़ा ठेकेदार है रेलवे का। अब आपको समझ आ गई बात, कैसे ज़मीर जागते हैं, कैसे ज़मीरों को जगाया जाता है, कैसे ज़मीरों को पानी का, पैसों का तड़का लगाया जाता है। अब आपको समझ आ गई। सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।